नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, हिंद महासागर की लहरों से लेकर के सुदूर प्रशांत महासागर के गहरे नीले पानी तक एक ऐसा साइलेंट गेम चल रहा है जिसने चाइना से लेकर के अमेरिका तक हलचल को तेज कर दिया है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस देश को दुनिया सिर्फ खूबसूरत वादियों और क्रिकेट के मैदानों के लिए जानती है, वो अचानक भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कैसे बन गया है? आखिर पूरे 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्यों उस दक्षिणी छोर पर जा रहा है जहां से चाइना के पूरे पैसिफिक एम्पायर को सीधे तौर पर ब्लॉक किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने बिना कोई गोली चलाए अपनी कूटनीतिक और इकोनॉमी के दम पर ऐसी मैरीटाइम आर्किटेक्ट तैयार कर ली है जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हमेशा के लिए दफन कर देगी? दोस्तों, जुलाई 2026 का ये हफ्ता सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट का गवाह नहीं बनने वाला है। ये भारत की उस एग्रेसिव और कैलकुलेटेड फॉरेन पॉलिसी का क्लाइमेक्स है जिसकी स्क्रिप्ट कई सालों से बहुत ही खामोशी से साउथ ब्लॉक के अंदर लिखी जा चुकी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की 10 और 11 जुलाई की न्यूजीलैंड यात्रा सिर्फ एक रूटीन दौरा नहीं है। 1986 के अंदर राजीव गांधी के बाद में यह पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखने जा रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, दुनिया कितनी बदल गई। कोल्ड वॉर खत्म हो गया, दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर समा गई, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के टॉप लीडरशिप के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन रहा। इतने दशकों का ये गैप और अब अचानक लिया गया एक फैसला, दोनों ही चीजें ये साफ बताती हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कुछ बहुत बड़ा और परमानेंट शिफ्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर न्यूजीलैंड में ऐसा क्या है जो भारत के लिए अचानक इतना ज्यादा ये क्रिटिकल हो गया है? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें वर्ल्ड मैप पर भारत की उस बिसात को देखना होगा जो सेशल्स से शुरू होकर के जापान तक जाती है। भारत पिछले कुछ सालों से एक बेहद आक्रामक मैरीटाइम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। दोस्तों, चाइना जिस तरह से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति अपनाता है, भारत ने उसे काउंटर करने के लिए अपना नेकलेस ऑफ डायमंड बहुत ही खामोशी से तैयार कर लिया है। आप पश्चिमी और मध्य हिंद महासागर के मैप को देखिए। सेशल्स और मॉरिशस के अगालेगा द्वीप के अंदर भारत ने जो एयर स्ट्रिप और नेवल बेस की मजबूत पकड़ बनाई है, उसने पूरे वेस्टर्न इंडियन ओशन को हमारे लिए सुरक्षित कर दिया है। वहां बैठे बैठे ही भारत ने अपनी मैरीटाइम पोजीशन इतनी ज्यादा सॉलिड कर ली है कि कोई भी विरोधी नौसेना या होस्टाइल नेटवर्क बिना भारत की नजरों में आए वहां से गुजर नहीं सकता है। दोस्तों, मालदीव के अंदर जो भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक उथल पुथल थी, उसे कूटनीति के जरिए वापस भारत के पक्ष में लाया गया है। वहां की सत्ता में आए बदलाव के बावजूद भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए माहौल को अपने फेवर में टर्न कर लिया है, वो भी बेहद कम समय के अंदर, जिसने दुनिया के कई बड़े थिंक टैंक्स को हैरान कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों, इंडो पैसिफिक के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जापान के साथ में मिलकर के भारत ने जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार किया है, उसने साउथ चाइना सी के आसपास चाइना की नेवी को जबरदस्त तरीके से चेकमेट कर दिया है। दोस्तों, क्वाड की ताकत लगातार बढ़ रही है और जापान के साथ में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स शेयरिंग ने भारतीय युद्धपोतों की ऑपरेशनल रीच को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव और जापान, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पूरी चेन के अंदर एक मिसिंग लिंक था। एक ऐसी दक्षिणी कड़ी जिसके बिना इंडो पैसिफिक का ये पूरा का पूरा सुरक्षा घेरा अधूरा माना जा रहा था, और वो क्रिटिकल मिसिंग लिंक है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड वो सदर्न एंकर है जो भारत को इंडो पैसिफिक के सुदूर दक्षिण यानी कि डीप साउथ और साउथ पैसिफिक के छोटे छोटे द्वीपों तक सीधी और निर्बाध पहुंच देता है। यहां अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का सीधा मतलब है कि चाइना को उसके अपने ही बैकयार्ड में पूरी तरह से ब्लॉक कर देना।
न्यूजीलैंड सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है, ये एक बेहद अहम रणनीतिक लोकेशन पर बैठा हुआ है जहां से भारत एक साथ कई बड़े जियोपॉलिटिकल गेम सेट कर सकता है। अब दोस्तों, पहला जो बड़ा एंगल है वो है पैसिफिक आइलैंड्स का गेटवे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से चाइना लगातार सोलोमन आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी और फिजी जैसे छोटे प्रशांत महासागरीय देशों के अंदर अपने पुलिस और मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले जब चाइना ने सोलोमन आइलैंड के साथ में एक सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर पैनिक मच गया था। चाइना का मॉडल बहुत ही सिंपल एंड खतरनाक है। इन छोटे और गरीब देशों को भारी भरकम कर्ज दो, उन्हें अपने कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंसाओ और फिर उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड इन सभी द्वीपों का पारंपरिक लीडर और रक्षक माना जाता है। दोस्तों, इस पूरे रीजन के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स के अंदर न्यूजीलैंड की आवाज बहुत ही अहमियत रखती है। भारत अब न्यूजीलैंड के साथ में मिलकर के इन छोटे देशों को चाइना के इस खतरनाक कर्ज जाल से बाहर निकालने का एक सस्टेनेबल प्लान तैयार कर रहा है। दोस्तों, भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग, सॉफ्ट लोन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है वो इन पैसिफिक आइलैंड्स के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बन सकती है और न्यूजीलैंड के थ्रू पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर भारत की ये डीप एंट्री चाइना के पैसिफिक एम्पायर वाले सपने को सीधा और बहुत बड़ा झटका देने वाली है। दोस्तों, पैसिफिक आइलैंड्स तो सिर्फ शुरुआत है। न्यूजीलैंड के पास में ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसकी शुरुआत भारत के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को सबसे ज्यादा है और वो ट्रम्प कार्ड है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर खुफिया नेटवर्क जिसे हम 5 आइज के नाम से जानते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिलकर के बना है इंटेलिजेंस अलायंस दुनिया के हर कोने की पल पल की खबर रखता है। दोस्तों, ग्लोबल सर्विलांस, सिग्नल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग के अंदर 5 आइज का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इन पूरे अलायंस के अंदर एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है जिसको आपको समझना होगा। दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 दशक के अंदर न्यूजीलैंड अपनी इकोनॉमी और एक्सपोर्ट के लिए चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था। चाइना ने न्यूजीलैंड के डेयरी, मीट और एग्रीकल्चर मार्केट को लगभग पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, जिससे न्यूजीलैंड के लिए चाइना की आक्रामक नीतियों के खिलाफ कोई भी बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। भारत ने इसी कमजोरी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल लिया है। दोस्तों, भारत अब न्यूजीलैंड को अपनी 1.4 अरब लोगों की विशाल और ग्रोइंग मार्केट का सीधा, सॉलिड और रिलायबल ऑप्शन दे रहा है। भारत का संदेश बहुत साफ है, आपको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए और अपने लोगों को रोजगार देने के लिए चाइना के आगे झुकने की या फिर उसकी धमकियों को सहने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी अब आपके साथ में खड़ी है। इस इकोनॉमिक बैकअप के बाद में न्यूजीलैंड अब बिना डरे चाइना के खिलाफ कड़े स्टैंड ले सकता है, जो अल्टीमेटली 5 आइज नेटवर्क के अंदर चाइना के खिलाफ एक मजबूत और यूनिफाइड आवाज तैयार करेगा। दोस्तों, ट्रेड और इकोनॉमी तो सिर्फ एक बाहरी लेयर हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा के पीछे एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री और स्पेस एंगल है जिसे दुनिया की मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से मिस कर रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर डीप स्पेस ट्रैकिंग बेस या फिर क्रिटिकल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट आमतौर पर प्रेस रिलीज में बहुत जोर शोर से घोषित नहीं होता है, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसी सीक्रेट वेपन से कम नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले स्पेस डोमेन को डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, भारत का स्पेस प्रोग्राम यानी कि इसरो अब बहुत एडवांस स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। गगनयान मिशन, चंद्रयान के आगे के चरण और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। जब भी भारत के श्रीहरिकोटा से कोई बड़ा रॉकेट या ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से से गुजरते वक्त उसकी टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड के लिए भारत को सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एक बहुत ही रिलायबल और हाई टेक ग्राउंड स्टेशन की जरूरत होती है। दोस्तों, स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर 1 सेकंड का भी ब्लैकआउट मिशन के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। न्यूजीलैंड का भूगोल, खासतौर पर उसका माहिया पेनिनसुला जैसा इलाका, इस डीप स्पेस ट्रैकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। भारत का ये एडवांस स्पेस
एम्बिशन न्यूजीलैंड के ग्राउंड सपोर्ट के बिना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये सिर्फ साइंस का मामला नहीं है, बल्कि स्पेस डोमेन के अंदर अपनी सॉवरेन कैपेबिलिटी को मजबूत करने का एक क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल मूव है। बिना किसी शोर शराबे के भारत ने अपने स्पेस मिशन का एक बहुत बड़ा बेस सदर्न ओशन के अंदर सिक्योर कर लिया है। दोस्तों, इसके अलावा अंटार्कटिका लॉजिस्टिक एक बड़ा पहलू है जिस पर पब्लिक डोमेन में बहुत ही कम बातें होती हैं। अंटार्कटिका के अंदर भारत के 2 प्रमुख और एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। भविष्य में वहां भारत की साइंटिफिक प्रेजेंस को और ज़्यादा डोमिनेंट बनाने के लिए एक अनब्रेकेबल सप्लाई चेन की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड का क्राइस्टचर्च शहर अंटार्कटिका का मुख्य और सबसे सुलभ गेटवे माना जाता है। दोस्तों, दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देश अपने अंटार्कटिका मिशन को यहीं से ऑपरेट और कंट्रोल करते हैं। भारत को भी वहां अपने साइंटिफिक रिसर्च, क्रू रोटेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए न्यूजीलैंड की सख्त ज़रूरत है। अगर भारत क्राइस्टचर्च के जरिए अंटार्कटिका के लिए एक परमानेंट लॉजिस्टिक हब सिक्योर कर लेता है तो ये सदर्न ओशन के अंदर भारत की पहुंच को अनबीटेबल बना देगा। दोस्तों, पोलर रीजन की पॉलिटिक्स और वहां के रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च में भारत की ये बढ़त सीधे तौर पर चाइना को बहुत पीछे छोड़ देगी। और दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा नंबर भी समझिए, क्योंकि इसी नंबर के अंदर पूरा का पूरा पावर गेम छुपा हुआ है। ये नंबर है 150 का। दोस्तों, साल 2025 के अंदर कंबाइंड टास्क फोर्स 150 यानी कि CTF 150 का नेतृत्व न्यूजीलैंड की नौसेना ने किया था। ये मल्टीनेशनल लेवल पार्टनरशिप समंदर के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इलीगल स्मगलिंग और होस्टाइल नेटवर्क्स को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि जब न्यूजीलैंड इसका लीडर था तब भारत की नौसेना इसके अंदर सेकंड इन कमांड की क्रिटिकल भूमिका निभा रही थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि समंदर की गहराइयों के अंदर दोनों देशों की नौसेनाएं किस ग्रेट लेवल पर इंटीग्रेट हो चुकी हैं और एक दूसरे के कमांड स्ट्रक्चर को कितने अच्छी तरीके से समझती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत के अंदर ही न्यूजीलैंड ने पहली बार एक फुल टाइम डिफेंस एडवाइजर भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर नियुक्त किया है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सिग्नल है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को अब सुदूर प्रशांत महासागर के अंदर अपने युद्धपोत तैनात करने, लंबी पेट्रोलिंग करने और जरूरत पड़ने पर रिफ्यूलिंग या फिर रिपेयर करने के लिए एक अनकही लॉजिस्टिक छूट मिल गई है। अब फैसले दिल्ली में होते हैं और उनका असर कितने बड़े लेवल पर साफ दिख रहा है। दोस्तों, बाहर से फैसला नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस इकोनॉमिक बवाल की जो पीएम मोदी के वहां पहुंचने से पहले ही ग्लोबल मार्केट के अंदर मच चुका है। दोस्तों, अप्रैल 2026 के अंदर भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर मुहर लगाई है। आपको यह जानकर के अचरज होगा कि इस इतनी बड़ी डील को सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड 9 महीनों के अंदर नेगोशिएट करके फाइनलाइज कर दिया गया। ये इंटरनेशनल ट्रेड के इतिहास में भारत के लिए अब तक का सबसे तेजी से पूरा किया जाने वाला FTA बन चुका है। आमतौर पर ऐसे एग्रीमेंट्स में सालों लग जाया करते हैं, लेकिन 9 महीने का ये रिकॉर्ड टाइम फ्रेम दिखाता है कि दोनों देशों के टॉप लीडरशिप के अंदर कितनी जबरदस्त पॉलिटिकल विल है। इस ऐतिहासिक डील के तहत न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। भारतीय निर्यातकों के लिए भी ओशिनिया और पैसिफिक मार्केट्स के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। न्यूजीलैंड भारत के अंदर लगभग $20 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दोस्तों, कीवी, सेब और मनुका शहद से लेकर के एडवांस एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और वाइन सेक्टर तक दोनों देशों के बीच में सप्लाई चेन का एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। भारत का IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग हब अब सीधे तौर पर न्यूजीलैंड की इकोनॉमी के साथ में जुड़ रहे हैं। ये इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक न्यूजीलैंड को चाइना के चंगुल से हमेशा के लिए आज़ाद करवाने की डायरेक्शन में सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल कदम है। अब दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि खेल सिर्फ हेडलाइंस का नहीं है, पावर शिफ्टिंग का हो जाता है और इसी वजह से न्यूजीलैंड के अंदर एक खास तरह की पॉलिटिकल हलचल और डिबेट स्टार्ट हो गई है।
भारत के इस तेजी से बढ़ते प्रभाव से घबरा करके कुछ खास लोबीज ने न्यूजीलैंड के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की है। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि न्यूजीलैंड सरकार भारतीय प्रवासियों के लिए इमिग्रेशन नियमों को सख्त करने की तैयारी कर रही है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने और विपक्षी धड़ों ने भारत के साथ में इस एफटीए का दबे स्वर के अंदर विरोध भी किया है। उनका डर है कि भारत का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को पूरी तरह से ओवरशेडो कर डालेगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही भारत की नई डिप्लोमेटिक ताकत और असली असर दिखा है। न्यूजीलैंड के खुद के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स बुरी तरह से इससे भड़क गए हैं। उन्होंने अपनी ही संसद के अंदर खड़े होकर के अपनी ही सरकार के कुछ अधिकारियों और इमिग्रेशन मिनिस्ट्री को बहुत साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को निशाना बना करके वीजा नियमों में कोई भी सख्ती की गई तो न्यूजीलैंड की साख को भारी नुकसान होगा। उन्होंने साफ कहा कि इससे ट्रेड रिलेशंस खराब होंगे, लीगल चैलेंजेस आएंगे और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, एक विदेशी संसद के अंदर वहां के विदेश मंत्री का भारत के पक्ष में और अपनी ही एजेंसियों के खिलाफ इस तरह से खड़ा होना, यह बताता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवरेज आज किस मुकाम पर पहुंच गई है। भारत अब सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं है, ग्लोबल स्ट्रेटजी का निर्णायक प्लेयर बन चुका है और पीएम मोदी की ये विजिट इस लेवरेज को एक नेक्स्ट कदम आगे ले जाने वाली है। दोस्तों 10 और 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड के अंदर जो कुछ होने वाला है वो न्यूजीलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल इवेंट होगा। क्याओरा मोदी यानी कि नमस्ते मोदी नाम से ऑकलैंड के स्पार्क एरिना या फिर ईडन गार्डन के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ जुटने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड जैसे बहुत कम आबादी वाले देश के अंदर 20,000 लोगों का एक साथ एक ही जगह पर जुटना कोई मामूली बात नहीं है। ये भारतीय डायस्पोरा का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ये सिर्फ एक वेलकम इवेंट या फिर कल्चरल गैदरिंग नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर न्यूजीलैंड की घरेलू राजनीति को ये संदेश है कि वहां रहने वाला भारतीय समुदाय अब कोई साइलेंट वोटर्स नहीं है। वो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी, हेल्थ केयर, आईटी और पॉलिटिक्स सभी का मैन ड्राइविंग फोर्स है। ये शक्ति प्रदर्शन न्यूजीलैंड के तमाम लीडर्स को मजबूर करेगा कि वो भारत के साथ में अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को अपनी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखें। और अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस पूरे गेम से अमेरिका और चाइना को आखिर मिर्च क्यों लग रही है। तो दोस्तों चाइना को इस पूरी डेवलपमेंट से सख्त चिढ़ है। बीजिंग का प्लान बहुत ही क्लियर है कि वो प्रशांत महासागर के इस दूर दराज के द्वीपों के ऊपर अपना साइलेंट एकाधिकार चाहता था। उसे लगा था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पर उसका जो गहरा कंट्रोल है उसके कारण उसे उस पूरे रीजन के ऊपर कोई चैलेंज नहीं करेगा। लेकिन भारत ने वहां पहुंच करके चाइना के पूरे गेम प्लान को पूरी तरह से डिरेल कर दिया है। भारत ने पैसिफिक के अंदर अल्टरनेटिव फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल पेश कर दिया है जिसे रिजेक्ट करना अब चाइना की बस की बात नहीं है। दोस्तों दुनिया जहां प्रेशर पॉइंट्स देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है और उसे अपने फेवर के अंदर कन्वर्ट भी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का नजरिया थोड़ा सा अलग है। अमेरिका भारत को एशिया के अंदर अपना एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल और जरूरी पार्टनर भी मानता है। लेकिन वॉशिंगटन को यह देखकर थोड़ी बेचैनी जरूर हो रही है कि भारत इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी बिल्कुल स्वतंत्र सैन्य और समुद्री गठबंधन बना रहा है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि भारत उसके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक जूनियर पार्टनर बन के रहे और वॉशिंगटन के हिसाब से चले। लेकिन आज का भारत स्पष्ट रूप से एक इंडिपेंडेंट सुपर पावर की तरह बिहेव कर रहा है। भारत अपने डिप्लोमेटिक डिसीजंस वॉशिंगटन से अप्रूवल नहीं करवाता है। सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव, जापान और अब न्यूजीलैंड, भारत ने अपना खुद का एक पैरेलल और बेहद पावरफुल सिक्योरिटी ग्रिड तैयार कर लिया है जो किसी भी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह से आजाद है। दोस्तों मोदी की इस यात्रा में डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के भी कुछ बहुत बड़ा और क्रिटिकल फैसला होने वाला है। मार्च 2025 के अंदर दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन एमओयू साइन हुआ था उसे अब पूरी तरह से ऑपरेशनल किया जा सकता है।
साथ ही दोस्तों रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश वर्ल्ड शिपिंग एग्रीमेंट को लेकर के इसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि समंदर में कमर्शियल और नॉन मिलिट्री समुद्री जहाजों की आवाजाही का रियल टाइम डेटा अब सीधे तौर पर शेयर किया जाएगा। इससे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत का मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि समंदर में क्या हलचल हो रही है, कौन सा जहाज कहां जा रहा है, इसकी जानकारी बहुत ही सटीक और फास्ट हो जाएगी। दोस्तों जो देश कभी दूसरों की टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का इंतजार किया करता था, वही आज ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल सिक्योरिटी ग्रिड का नया सेंटर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ये न्यूजीलैंड विजिट इसी नेशनल कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सिंबल है। भारत अब अपने लैंड बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का दायरा अब पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। आम नागरिकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि ये हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी देश की सिर्फ एक रूटीन यात्रा नहीं है। जब भारत की पहुंच और ताकत इतनी दूर तक होती है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तय होती है, हमारे ट्रेड रूट्स की सेफ्टी सुनिश्चित होती है और हमारे एक्सपोर्ट्स को एक नया जंप मिलता है। हमारे समुद्री रास्ते जितने ज्यादा सुरक्षित होंगे, भारत का ट्रेड उतना ही बिना किसी रुकावट के ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बढ़ेगा। जब न्यूजीलैंड जैसी एडवांस और सस्टेनेबल इकोनॉमी भारत के अंदर $20 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करती है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत के अंदर नई वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का लगना, ग्लोबल टेक्नोलॉजी का आना और देश के युवाओं के लिए हजारों लाखों की तादाद में जॉब क्रिएट होना होता है। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स का नियम बिल्कुल क्लियर है। अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो कोई भी देश आपकी बात नहीं सुनता है। पावर गेम में अब भारत सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं है बल्कि साइलेंट आर्किटेक्ट बनता दिख रहा है और न्यूजीलैंड के साथ में भारत का ये नया अलाइनमेंट उस ग्लोबल आर्किटेक्ट का एक बहुत ही मजबूत और टिकाऊ पिलर है। दोस्तों चाइना चाहे कितने भी हॉस्टाइल नेटवर्क्स तैयार कर ले या हिमालयन बॉर्डर्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कितनी भी कोशिशें कर ले, भारत ने समंदर के रास्ते चाइना के गले पर वो स्ट्रैटेजिक ग्रिप बना ली है जिसे छुड़ाना अब बीजिंग के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत का ये एग्रेसिव और कैलकुलेटेड मूव आने वाले समय में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।